कुछ प्रिपोजिशन के अपने ना एक्सरसाइज है। ये दो दो सेंटेंस हैं, एक नहीं है ये। जैसे ये जो लिखा हुआ है ना इधर, ये अलग है और ये अलग है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश की, धन्यवाद जी, ये बताने की कोशिश की आपको इसमें कि अगर आप किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में प्रिपोजिशन लगा देते हो तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप ये पहला सेंटेंस देखो, आई कॉल दैट मीन। आई कॉल दैट मीन, ये मीन जो है वो मीडियम या माध्यम को भी कहा जाता है। यहाँ पर कॉल जो है ना वो आवाज लगाने को बोल रहे हैं। जैसे आप अगर सिंपल सा ऐसे ही बोल देते हो ना कि आई कॉल देम हेयर। अब जैसे ये कॉल है, कॉल कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना कॉल। उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट मिला आपको, कौन सा ऑब्जेक्ट है इसका, देम। लेकिन अगर आप कॉल के साथ में ऑन लगा दोगे तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। आई कॉल्ड ऑन हिम एट हिज ऑफिस। कॉल्ड ऑन हिम का मतलब क्या होगा, या फिर मैं कह दूं कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होगा। आपने ये वर्ड बोला भी होगा, सुना भी होगा। एक तो कॉल होता है, कॉल का मतलब बुलाना। कॉल ऑन का मतलब बुलाने की जगह बुलाया। कॉल ऑन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि जैसे अपने बोलते हैं ना कि सुना होगा आपने ऐसा, व्हाट्स योर कॉल, कि आप अपना क्या विचार रखना चाहते हो इसके अंदर, आपका क्या कहना है। तो वो कॉल का मीनिंग एक ऐसा भी होता है कि विचार रखना है, बताना किसी चीज के बारे में। आई कॉल्ड ऑन हिम एट हिज ऑफिस। कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होगा, कॉल्ड ऑन मतलब सॉरी कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होगा, ये फ्रेजल वर्ब है, बुलावे को बोल रहे हैं यहाँ पर वैसे तो। आई कॉल्ड ऑन हिम एट हिज ऑफिस। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे मान सकते हो, एक दो मीनिंग निकलते हैं इसके। एक तो होता है विश्वास करना, कॉल ऑन, जैसे अपने बोलते हैं ना रिलाई अपॉन या रिलाई ऑन, वो भी होता है कॉल ऑन का मीनिंग। एक यहाँ पर ये कि जैसे होता है ना कि स्पेशली बुलाया जाता है किसी को, कि मुझे निमंत्रण मिला, स्पेशली बुलाने का मतलब निमंत्रण। कॉल ऑन का मतलब यहाँ पर वो बुलाना नहीं है, ये वाला तो हो गया बुलाना, हिला मारना किसी को, आई कॉल्ड देम वाला, कि मैंने उनको आवाज लगाई, आवाज लगा के बुलाया। आई कॉल्ड ऑन हिम, इसका मतलब कि मुझे स्पेशली बुलाया गया, कि मेरे लिए निमंत्रण भेजा गया, पीले चावल भेजे, वो वाला है ये कॉल ऑन। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं जिसका मतलब कॉल ऑन का मतलब होता है निमंत्रण देना, स्पेशली बुलाना किसी को। ठीक है, ऐसे हुआ होगा कि कोई कार्ड देता है अपने को और बोल देते हैं कि तू मत आना, बाकी और कोई आ जाए। कोई मतलब जैसे आपकी तो खैर वो एज है ही नहीं कि आपके साथ वाले की या कोई बेस्ट फ्रेंड की ऐसे किसी का ब्याह होना शुरू हो गया हो साथ वालों का, ऐसे तो नहीं हुआ होगा अभी तक। तो बाल विवाह पहले ही निपटा दिया घर वालों ने। आई डोंट कैच योर मीनिंग, अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। अब ये वो है, डूबते को तिनके का सहारा, ये कि वो इडियम है। और फिर कैचेज एट का मतलब क्या हुआ, सहारा लेना। कैच कैच एट का मतलब क्या हुआ, सहारा लेना, ये इडियम है भाई। मतलब आपने अगर प्रीपोजिशन चेंज कर दी तो मीनिंग चेंज हो जाता है। आज थोड़ी ऑडियो खराब है तो वीडियो के भरोसे ज्यादा रहना आप लोग, ठीक है। जैसे वो होता है ना एक गिव, मैंने इसके साथ में अप लगा दिया तो गिव अप क्या बन गया, ये फ्रेजल वर्ब हो गया, इसका मतलब त्यागना, छोड़ना, ये गिव अप। ये तो कई बार बता चुका ना वैसे मैं, 20 एक बार तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। एक है जैसे लुक और एक है लुक इनटू, एक है लुक आफ्टर, एक होता है लुक अप टू। इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। लुक इनटू का मतलब छानबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, इन्वेस्टिगेट अगर आप वर्ब लिखोगे तो उसके साथ में टू वगैरह कुछ मत लगाना, क्योंकि उसका खुद का मीनिंग क्या हो गया, लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट के साथ में, इन्वेस्टिगेट वर्ब के साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। मैंने लिखे हुए हैं ये सारे, मैं आज करवाऊंगा आपको, वैसे तो वो करवाऊंगा नकल मार के, क्योंकि बहुत सारे हैं। देख के करवा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कि देख के करवाओ, बिना देख के करवाओ तो मजा आएगा। लुक आफ्टर, देखभाल करना, किसी की केयर टेकना, ठीक है, टू टेक केयर, लुक आफ्टर। लुक अप टू, किसी को आइडियलाइज करना,
जैसे वो होता है ना, अपने बोलते हैं कि एक जो पुत्र होता है वो अपने पिता को लुक अप टू करता है, मतलब कि उनको अडोर करता है वो। जैसे ऐसा हुआ होगा कि स्पेशली ये लड़कों के लिए ऐसे और महिलाओं के लिए कि भाई अपनी मम्मी को अडोर करते हैं, उनको लुक अप टू के। जैसे किसी महिला ने, आप में से किसी ने पहली बार जब कोई मम्मी के कपड़े पहने होंगे अपने, तो वो ऐसे राजी हो जाते हैं कि अरे क्या मैं भी बिल्कुल वैसी लग रही हूँ जैसे माता लगती हैं। क्योंकि अपनी नज़र में तो सबसे सुंदर कौन है, मम्मी या पापा, मम्मी और पापा, या तो क्यों लगाएं। तो जैसे अब हम लोग छोटे होते थे, जब मैं भी कभी छोटा था भाई, शुरू से ही बूढ़ा नहीं था मैं, तो जब मैं पापा की कोई शर्ट पहन लेता था तो मैं ऐसे देखता था कि क्या मैं भी उनकी तरह लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। क्योंकि वास्तव में उनसे बढ़िया पर्सनैलिटी मुझे आज भी किसी को नहीं, आज भी मुझे नहीं लगती कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि ऐसे देख के वो राजी नहीं हो जाते। अपने स्कूल में जब पापा आते थे टिफिन लेके, मैं तो सारी किताबें बैग में डाल लेता था कि ले अभी लेने आगे, मैं बैग टांग लेता था, इतने कहते टिफिन पकड़ ले, फिर ऐसे वापस बैठते थे, वही वापस वो किताबें दुबे निकाल के बैठ जाता था। तो अभी वो वैसे हो रहा है कि अभी मैं टिफिन दे के आता हूँ उसका, मेरे पुत्र का, तो मैं आज के अंदर चला गया स्कूल के, जो मैं थोड़ा लेट हो गया था वहाँ पर भी, तो मैं अंदर टिफिन देने गया तो है ना, उसने बैग उठा लिया, मैंने कहा बैठ जा, टिफिन देने आया मैं तेरा। तो मतलब वो लुक अप टू का मतलब कि वो किसी को एडोर या आइडलाइज करना, किसी को कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, आइडलाइज करना, तो वो लुक अप टू हो गया। लुक अप नहीं है, लुक टू नहीं है, दोनों एक साथ आई है इसके अंदर। ये वो प्रीपोजिशन का टाइप चेंज हो गया ना, ये वाला लुक अप टू। वैसे यहाँ पर अगर आप कैचेस ऐड कर देते हो तो कैचेस, इनका कोई लॉजिक नहीं है इनका ऐसा कि अपने इसको याद कर ले, वो समझ लें, इसको याद ही करना पड़ेगा कि कैचेस ऐड का मतलब कि सहारा लेना। ठीक है, तो वो डूबते को तिनके का सहारा वाला ये एग्जाम्पल हो गया। दिस क्लोज्ड द प्रोसीडिंग्स, एक सेंटेंस ये है। हाँ जी, किसी ने हिला मारा था। हाँ जी, हाँ नहीं, ये पूरी इडियम है यहाँ से इधर तक। हाँ, इसमें ये फ्रेजल वर्ब आ गया। फ्रेजल वर्ब का मतलब, और फ्रेजल वर्ब का काम क्या है कि ये वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब या दोनों, ये सब मिलकर मीनिंग चेंज कर दे। और फ्रेजल वर्ब जब भी सेंटेंस में आएगी तो वो मेन वर्ब की जगह पर यूज होती है। जैसे इसके अंदर मेन वर्ब कौन है, कैचेस है, और लेकिन पूरा आपने देखा इसको तो कैचेस ऐड जो वो एक फ्रेजल वर्ब है। मैं आपको करवाऊंगा ये टॉपिक, एक दो दिन में ही आने वाला है ये टॉपिक आपका। ठीक है, दिस क्लोज्ड द प्रोसीडिंग्स, क्लोज्ड का मतलब ये तो बंद होना है। आफ्टर अ लिटिंग हेगलिंग ही क्लोज्ड विद माई ऑफर। हेगलिंग का मतलब कि थोड़ा और वो उसको पैम्पर करना, या फिर वो होता ना कि और बातों में उलझाना किसी को। पैम्पर तो समझते हो कि किसी वो छोटे बच्चे को ऐसे करते हैं ना, ज़्यादा लाड करते हैं अपने, वो कई बड़े होने के बाद भी उनको फिर पैम्पर करना पड़ता है, घर वाले उसको ज़्यादा लाड में ही रखते हैं कि नहीं ये तो हमारे ये जो है ना छोटा बेटा ये ऐसे ही है जी, मानता नहीं है, कि ठीक है जी 2 दिन इधर छोड़ दो सब मान जाएगा। तो ये जैसे हिगलिंग द ही क्लोज्ड विद माई ऑफर, क्लोज्ड विद माई ऑफर का मतलब मानना या वो अनुबंधित होना। इसका अगर अपने शाब्दिक अर्थ लिखे ना, क्लोज्ड विद का मतलब अनुबंधित होना, कि मैं कह दूं कि आई एम क्लोज्ड विद दिस इंस्टीट्यूट, कि मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ में बंधा हुआ हूँ, अनुबंधित हूँ, बंधा हुआ नहीं हूँ, अनुबंधित हूँ। बंधा हुआ तो मैं मेरी लुगाई से हूँ, तो अनुबंधित होना है। ठीक है, क्लोज्ड विद का मतलब क्या होगा, अनुबंधित होना, कि भाई कोई एग्रीमेंट वगैरह जो होते हैं वो, हालांकि नहीं हुआ एग्रीमेंट, वो एक हमारा वर्बल एग्रीमेंट ही है। He commenced life as a shop assistant. Commenced का मतलब क्या होगा, जीना, लुत्फ उठाना। वैसे तो इसका मतलब commenced का मतलब लुत्फ उठाना होता है, कि एंजॉय करना, कि वो अपनी जिंदगी जी रहा है मजे से। एज अ शॉप असिस्टेंट, शॉप असिस्टेंट मतलब दुकान पे काम करता है और वो इतने में राजी है। ठीक है, द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड विद अ सॉन्ग। अच्छा, वो पहले क्या था, बंद होना या अनुबंधित होना, वो क्लोज होना, डील वगैरह। द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड विद अ सॉन्ग, की जो शुरुआत हुई थी प्रोसीडिंग्स की, गाने से शुरू हुई। ये भी फ्रेजल वर्ब है। देखो मीनिंग कितना चेंज हो रहा है एक प्रीपोजिशन लगते ही। हैव यू काउंटेड द कॉस्ट, आई काउंट अपॉन योर एडवाइस एंड कोऑपरेशन। काउंट मतलब गिनना। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने एक काम छोटा सा करना है कि जितनी मैं फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग आपको लिखवा रहा हूं, आप इनके मीनिंग अपनी तरफ से और ढूंढना
क्योंकि फ्रेजल वर्ब के मीनिंग, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स ऐसी है जिनके सेंटेंस टू सेंटेंस मीनिंग वेरी करते हैं, वो चेंज हो जाएंगे मीनिंग उसके। आप ऐसे एक ही मीनिंग मत रटना इसका, ठीक है, मीनिंग चेंज होते रहते हैं, तो आपको देखने हैं अपनी तरफ से भी एक आधा और कोई मीनिंग क्या निकल के आ रहा है इसका। हैव यू काउंटेड द कॉस्ट, ये तो गिनना हो गया। हालांकि कॉस्ट जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इधर मेजर्ड आना चाहिए था, लेकिन चलो इसने काउंट कर दिया, कोई बात नहीं। आई काउंट अपॉन योर एडवाइस एंड कोऑपरेशन। काउंट अपॉन का मतलब निर्भर करना या फिर उसको कमेंड करना, मतलब तारीफ करना, दोनों ही निकल सकते हैं इसके, ठीक है। इस सेंटेंस में इसका मीनिंग देख लो आप स्पष्ट रूप से, क्या आ रहा है, निर्भर करना, कि मैं आपकी एडवाइस और आपके कोऑपरेशन पर मैं काउंट अपॉन, मैं इस पर भरोसा करता हूँ या निर्भर करता हूँ मैं इस पे। निर्भर करने का मतलब यही हो ना कि आप किसी पे विश्वास करते हो तभी उस पर डिपेंड करते हो ना, कि मैं आपकी एडवाइस और आपके कोऑपरेशन पर विश्वास करता हूँ या फिर मैं उस पर निर्भर करता हूँ, दोनों ही मीनिंग निकल सकते हैं इसके। काउंट अपॉन, काउंट अपॉन बहुत सिंपल सा एक ये फ्रेजल वर्ब है जो आपको यूजुअली मिल जाएगा, वैसे ही है। निर्भर करना या फिर विश्वास करना, इसके दोनों ही मीनिंग है। एक पॉजिटिव वर्ड है कुल मिला के काउंट अपॉन। ही डील्स फेयरली विद हिज कस्टमर्स। जैसे मान लो कोई दुकानदार है, वो बहुत फेयरली डील करता है अपने कस्टमर से, जैसे वो कोलकाता का क्लब कचौरी वाला, देखा होगा आपने, बहुत ही हाइजेनिक है वो व्यक्ति और एकदम साफ सुथरी कचौड़ियाँ खिलाता है। शाम तक आधे आलू तो अपनी झोली में साथ में ही ले जाता है, वो देखा होगा शायद आपने, फेसबुक पे वही छाया हुआ आजकल कि पूरे भारत की वो उसने जो इज्जत है उसका वो कचौड़ी कर दिया। खैर मैं तो कल परसों वो दोबारा से ये मैं वीडियो शेयर करने के लिए फेसबुक पे आता हूँ कई बार, तो उसमें वो रील्स वगैरह वो उसमें रिकमेंड करते हैं ना, मैंने कहा ये मेरे को क्यों दिखा रहा है बार बार, मेरे को क्या लेना देना है क्लब कचौड़ी से। तो मेरे को फिर बाद में याद आया कि एक दिन मैं ये एग्जाम्पल करवाऊंगा और उसमें मैं ये बात बोलूंगा। ही डील्स इन कॉटन एंड क्लॉथ। एक तो हो गया ये डील, इस डील का मतलब क्या हुआ, ही डील्स फेयरली विद हिज कस्टमर, मतलब कि वो जो बार्टर होता है या फिर जो भी वो बिजनेस जो होता है उसको वो डील कर रहा है कि डील करना किसी से। और डील विद का मतलब क्या हुआ, डील इन का मतलब क्या हुआ, ये जो डील इन है ना, ये तो हो गया व्यवहार वाला, ठीक है, कि व्यवहार उसका कैसा है, कि ही डील्स विद मतलब टू बिहेव, डील ये वाला जो डील है वो बिहेव हो गया, ही बिहेव्स फेयरली विद हिज कस्टमर्स, ठीक है। और ही डील्स इन का मतलब क्या हुआ, ये वो बिजनेस, कि उनका जो बिजनेस है वो क्लॉथ कॉटन और क्लॉथ का है। जैसे कई बार अपने बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, वी डील, ये मिटता नहीं क्या, ओनली इन कैश, ये डील इन आ गया। यहां पर डील इन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपने इधर है ना नुक्कड़ पे एक वो है छोले कुलचे वाला, देखा है आपने, क्या देखा ही होगा, आदर्श पार्क के सामने। एक बार मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे, हम लोग उधर, हमने कोई 550-600 के छोले कुलचे खा लिए। 4-5 जने थे, तो सारे मैंने थोड़ी खाए थे, मैंने तो 400 के ही खाए होंगे, तो हम लोगों ने खा लिए उधर। अब सारों के पास फोन और फोन में ही पैसे हैं, चारों के चारों ही। उसके बाद जब बात आई कि भाई पैसे, तो उसने कहा कि गूगल पे है ही नहीं हमारे पास, हम सिर्फ कैश लेते हैं। तो मैंने कहा बताओ फिर बर्तन कहाँ धोने हैं, ये बताओ। तो वी डील ओनली इन कैश का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ कैश में काम कर रहे हैं, वो कोई गूगल पे वगैरह नहीं चल रहा है। फिर उसने गूगल पे ही करवाया, फ़ोन नंबर दे दिया उसने, मतलब चाह हो तो राह निकल ही जाती है, क्योंकि उन्होंने वो डिस्पोजल देते हैं ना, वो बर्तन धोने वाला काम ही नहीं है। तो द कंपाउंडर डिस्पेंसेस मेडिसिन, हिज मास्टर डिस्पेंसेस विद हिज सर्विस। डिस्पेंसेस विद, डिस्पेंसरी वर्ड सुना है आपने क्या, डिस्पेंसरी का मतलब क्या होता है, दवाइयाँ वगैरह ये सब। और कंपाउंडर जो है, कंपाउंडर सुना होगा आपने, मिर्जापुर से पहले कंपाउंडर सुना ही होगा वैसे तो कंपाउंडर जो शब्द है ना, ये मेडिसिन वगैरह जो पकड़ाते हैं, आपने देखा ही होगा। नीचे एक भाई साहब खड़े होते हैं ना, तो वो डॉक्टर साहब के असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट है भाई,
मेडिसिन वगैरह की उनको नॉलेज है अच्छी खासी, तो वो डिस्पेंसेस मेडिसिन का मतलब क्या कि वितरण करना, वितरण समझते हो, बांटना। और ये जो डिस्पेंसेस, जो ये वितरण करना जो शब्द आया है ना, ये सिर्फ दवाइयों के लिए ही आएगा। कहीं आप कह दो कि गोलियां टॉफियां डिस्पेंस करना, नहीं भाई, गोलियां ये चॉकलेट होती है वो डिस्पेंस करेंगे क्या कि ये सुबह 3 टुकड़े, दोपहर को 3 टुकड़े और ये रोटी खाने के बाद कि पानी से लेना कि सीधे के पानी से ले लो, ऐसा तो नहीं होगा। गोलगप्पों का वितरण कर दिया कि 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम कि ये उबले पानी में लेना है गोलगप्पा, तो वो उसके लिए नहीं आएगा। इस मेडिसिन वर्ड के लिए ये डिस्पेंस लिखा हुआ है क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है एक फिक्स कि ये दवाई खाना खाने से पहले और ये सोने के बाद, ये उठने से पहले, तो ये डिस्पेंसेस रहेगा उसके अंदर शब्द, ठीक है, मेडिसिन के लिए ही आएगा। अच्छा सेकंड वाला देखो, हिज मास्टर डिस्पेंसेस विद हिज सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या होगा, प्रसन्न होना या फिर निराश होना, इसका मीनिंग क्या रहेगा? हिज मास्टर डिस्पेंसेस विद हिज सर्विसेज, उसका मास्टर जो था वो उसकी सर्विसेज से संतुष्ट था। संतुष्ट होना, खत्म नहीं करना, उसका नौकर निकल जाएगा फिर वहां से। He gained his object by persuasion, ये गेन का मतलब तो बढ़ना हो गया भाई, ठीक है। He gained upon his rich uncle by his suave manners, प्रभावित होना कि भाई उसके जो प्रभावित करना, होना बोल दिया मैंने, अंकल से थोड़ी प्रभावित होगा कि अंकल के मैनर्स तो बहुत अच्छे हैं, मतलब उसने अपने रिच अंकल को प्रभावित कर दिया कि भाई जाते टाइम के इस बार 50 की जगह 100 रुपए दे जाए। मैनर्स उसने अच्छे दिखाए अपने कि अंकल पानी लाऊं कि नहीं अभी पी लिया, नहीं और पानी लाऊंगा मैं, तो उसने अंकल को प्रभावित कर दिया। ही ग्रास्प्ड ही सुएव मैनर्स, मतलब वो नहीं होते सौम्य, मीक, इसका पॉजिटिव वर्ड नहीं आ रहा एक तो मेरे को, सौम्य या मीक होता है ना, डेलिकेट, डेलिकेट टाइप के मैनर्स। मैनर्स कैसे डेलिकेट होंगे, मतलब वो मैनर्स होते हैं ना कि हैं एलिगेंट, कि भाई बहुत ही ज्यादा एक रिगार्ड कर रहा था अंकल का, कि अंकल ने कहा खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो वो गुड़गांव गया और वहां से कुछ वो स्वीटनर्स लेके आया। कल देखी थी क्या वीडियो ये वाली, वो द ललन टॉप चैनल है ना, उसके ऊपर कोई गुड़गांव के रेस्टोरेंट की वीडियो आई है कि उन 7-8 लोगों ने खाने के बाद उधर वो सौंफ खाई, तो लोगों को खून की उल्टियां हो गई, पता नहीं क्या था ऐसा सौंफ के अंदर, तो वो सौंफ लेके आया वो अंकल के लिए, ठीक है। मतलब इसके जैसा वर्ड है ये, सुएव है ना, मैं जैसे वो कह रहा था सुएव तो वो एलिगेंट है, लेकिन मेरे को मीक याद आ रहा था। मीक वैसे उसको बोलते हैं सौम्य को, सौम्य नहीं होते किसी लड़के के लिए अगर अपने सौम्य शब्द ले तो इसका मतलब कि जैसे थोड़ा सा डांट दे रोने लग गया, या फिर मान लो कोई इमोशनल मूवी देख रहा है तो रोने लग गया बीच में ही, तो घर वालों को झक्के हो गए, आंख में कि पड़ गयो, और मतलब इस तरह से वो सौम्य होते हैं कि थोड़ी सी ठंड पड़ी तो बीमार हो गया, थोड़ी सी सर्दी पड़ी तो बीमार हो गया, गर्मी बढ़ रही है तो पीलिया हो गया, सर्दी है तो बुखार हो गया, तो वो सौम्य है ऐसे कि मतलब उसको ऐसे कहते कि सवेरे तेरे पानी की बारी है, वो उसमें भी बुखार हो गया उसके, तो वो सौम्य हो जाएगा, ठीक है। सौम्य मीक को बोलते हैं, नहीं देखे आपने ऐसे क्या, होते हैं भाई, होते हैं वो ऐसे लोग। फिर वो जयपुर में भी रैली निकाली थोड़े दिनों पहले उन्होंने, जहां पर हम लोग वेट कर रहे थे कब होमलैंडर आएगा और वो सबको खत्म कर देगा, आज आप लोगों ने वो भी नहीं देखा। He grasped the meaning of the passage in no time. Grasp समझना या जकड़ना, वैसे तो grasp का मतलब कैच को बोलते हैं। अगर आप ऐसे लिख देते हो कि द पुलिस ग्रास्प द थीफ, कि उन्होंने थीफ को पकड़ लिया, जकड़ लिया, और यहां पर क्या है कि समझना, टू गेट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना गेट, लाइक अ shrewd man of business he grasped
एट द अपॉर्चुनिटी, ये वो झपटा मारना, मतलब कि वो मौके पे चौका, ऐसे सुना होगा आपने कि उसने कोई भी वो लूप होल नहीं छोड़ा और जैसे अपॉर्चुनिटी मिली उसने फटाफट उसको हड़प लिया। हड़पना वैसे कहते हैं इसको, ग्रैस्प एट, मतलब इसको क्या क्या कहेंगे, झपटने को। पॉजिटिव वर्ड्स एक तो आज मुझे आ नहीं रहे हैं भाई। झपटना समझ गए होगे, स्नैच कह सकते हो आपके, उसने परिस्थिति को समझा और वो मौका ले गया। आप ऐसे कर दो कि मौके का फायदा उठाना। अरे मौके का फायदा हो रहा है, पॉजिटिव आ गया, मौके की हानि थोड़ी उठा रहा है। I met him on my way to the station. His appeals for funds met with a poor responses. देखो भाई ये met बहुत अच्छी वर्ब है, बहुत ही अच्छी वर्ब है ये met with है ना, आप किसी लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी सी। I met my friend, I will meet with my friend tomorrow। दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, विद कारण बताइएगा, अन्यथा उत्तर मान्य नहीं होगा। मीट और मीट विद, मीट विद होता भी है कि नहीं होता? होता तो है भाई, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है। नहीं नहीं, ये फ्यूचर में हो गया ना, ये पास्ट में हो गया, वो तो वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी। अब देखो मीट जो होता है, या मैट कह दो, V2 में मैट हो गया, वो होता है प्लान्ड मीटिंग जो होती है ना, कि आफ्टर प्लानिंग, प्लान्ड वैसे नहीं कि मैं इधर से निकलूंगा तू वहां से आ जाना, वो वाली प्लानिंग नहीं। मतलब कि आप किसी दोस्त को बोलो कि भाई मैं कल आ रहा हूँ तेरे घर पे, प्री प्लानिंग होती है ये, कि भाई दोस्त से मिलने जा रहे हैं, ठीक है भाई, पहुंच गए वहां पर और उसने ताला लगा के वो चला गया, अरे मैं तो बाहर आया हूँ। तो मतलब जब आप प्लानिंग करके, मतलब प्री प्लान्ड जो चीजें होती है उसके लिए ओनली मीट आएगा, ठीक है। अरे परिवार में मिलते हैं ना अपने सभी से, वी विल मेट देम इन अ वेडिंग, कि चल ठीक है उसकी शादी में मिल लेंगे, ठीक है। नहीं होता कोई ब्याह हो रहा होता है और फिर वो घर वाले अपने लिए, हम लोगों के लिए तो क्या है वो, जैसे आप लोगों के लिए भी देख रहे थे कि वह कौन है, वो रेंड वो MBBS करने लग रही, सागा वाली कौन है। तो वो क्या होता है कि जैसे वो दो परिवार मिल रहे हैं किसी ब्याह शादी में, ऑलरेडी जब वो प्लानिंग हो रखी होती है मिलने की, उसको बोलते हैं ओनली मीट आएगा उसमें, या मैट आएगा। V2 में मैट आ गया या मीट आ गया। लेकिन ये जो मीट विद या मैट विद जो होता है ना, ये अचानक से या बिना प्लानिंग के जो काम होता है उसके लिए आता है ये, ठीक है। जैसे है ना, आई विल मीट विद माई फ्रेंड टुमारो, अब कल मिलेगा, तो इसका मतलब दोस्तों से बात हो गई है, तो यहाँ विद नहीं आएगा। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, कल मैं मेरे दोस्त से मिलूंगा, ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड, ये तो ठीक है, तो मैं मेरे दोस्त से मिला था। अच्छा, आप अगर ये कहते हो आई मेट विद माई फ्रेंड इन अ मॉल, मैं मेरे एक दोस्त से मिला मॉल में, वो गेट पर बैठा था चौकड़ी मार के, साइड में कटोरी पता नहीं क्यों रखी हुई थी, तो मैं मेरे एक दोस्त से मिला, तो इसका मतलब अचानक से ही मिला मैं, कि मैंने कहा मेरी जगह क्यों रोक रखी है ये बता। तो ये मेट विद हो गया, इसका मतलब अचानक मिलना, ठीक है। आपने सुना होगा ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वो प्लानिंग होती है क्या कि मैं इधर से जाऊंगा, मोटरसाइकिल आ रहा होगा, मैं ऐसे गिर जाऊंगा, चल ठीक है एक ही टांग टूटेगी। तो मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो मीट बिना प्लानिंग, विद प्लानिंग, और मीट विद बिना प्लानिंग, अचानक से कोई काम होना, सडन मीटिंग जो होती है। आई मेट हिम ऑन माई वे टू द स्टेशन, मैं उससे स्टेशन के मिल लिया था भाई, फोन कर दिया होगा कि मैं इधर से निकलूंगा, तो वो डोलू जो पकड़ाने रास्ते में पकड़ा देना। ऐसे नहीं होता कि अपने जा रहे होते हैं, जैसे मैं हनुमानगढ़ अप डाउन कर रहा था, तो दीदी औरों का घर हनुमानगढ़ ही है, तो मम्मी रोज कुछ ना कुछ भेज देते थे, आज डोलू दे आई, आज डोलू ले आई, आज साग बनाए हुए ले जी,
आज साग वो वापस ले आई, बच गयो। तो कुछ ना कुछ एक आधा ना डोलू या थैला मेरे हाथ में होता ही था। एक बार तो वो वहां पर मैं थैला लेके पहुंचा, वहां उसमें सरसों थी कच्ची और वो है ना ऐसे बाहर निकली हुई थी थैले से। तो फिर मेरे को वहां वो लोग, आपको पता है कि भोलेपन का मजाक तो उड़ाते ही हैं सभी, तो वहां पर स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे क्या भाव लगा रहे हो सर। मैंने कहा ठीक है भाई तुम ले लो मजे। तो हिज अपील्स फॉर फंड्स मेट विद अ पुअर रिस्पॉन्स। मेट विद अ पुअर रिस्पॉन्स ये नॉन लिविंग के लिए भी आता है। अचानक से ही उसको ये जो पुअर रिस्पॉन्स मिला कि उसको लगा कि मैं वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगा तो 2 दिन में 1000 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेट विद अ पुअर रिस्पॉन्स वाली बात आ गई यहाँ पर कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 289 पे रुके पड़े हैं 20 मिनट पहले तक। ठीक है, तो ये मेट विद का मतलब कि कुछ नॉन लिविंग के लिए ऐसे आना गया, अचानक से वो रिस्पॉन्स ऐसा मिला। समझ आ गया कि नहीं? इसका मतलब अचानक सामना होना भी होता है। हालांकि अगर आप किसी लिविंग के लिए लगा रहे हो ना तो मिलना हो गया, अगर आप किसी नॉन लिविंग के लिए लगा रहे हो तो इसका मतलब सामना होना। जैसे आई मेट विद एन एक्सीडेंट, तो वो मिलना नहीं। मैंने कहा और एक्सीडेंट क्या हाल है, बहुत दिन बाद मिला। तो कहता कि बस अभी आए हो कि आ जा, फिर हाथ टूट गया। तो वो मेट विद का मतलब नॉन लिविंग के लिए भी आता है ये ऐसे। ठीक है, मतलब सामना होना। अभी है ना आई मेट विद अ पुअर रिस्पॉन्स, कि अचानक से ही पुअर रिस्पॉन्स का सामना हुआ, गरीब रिस्पॉन्स मिला। ही ऑलवेज प्रिपेयर्स हिज स्पीच। जैसे मान लो कोई मेरे जैसा व्यक्ति है कि क्लास हमेशा तैयार करके आता है कि आज इस बात के बाद ये चुटकुला बोलना है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि मेरे को मजाक की आदत है नहीं। आर सोल्जर्स प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर द ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ऑफेंस और ऑफेंसिव में क्या फर्क है? कई बार ऐसे बोलते हैं ना अपने, विद नो ऑफेंस, विद नो ऑफेंस, ऐसा वो कई बार इसके लिए बोलते हैं बुरा मत मानना तो एक बात पूछूं, और बात वही पूछे जिसमें बुरा लगेगा। तो ये वो ऑफेंस, तो वो अपराध को भी बोलते हैं, है ना। ऑफेंसिव जो है ना ये एक एडजेक्टिव बन जाता है और इसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, लेकिन नेगेटिव बनते हैं सारे। आर सोल्जर्स प्रिपेयर्ड फॉर, ये हो गया ना प्रिपेयर्ड फॉर। एक तो है ही ऑलवेज प्रिपेयर्स हिज स्पीच, कि अपनी स्पीच को तैयार करता है। यहाँ पर क्या, आर सोल्जर्स प्रिपेयर्ड फॉर या प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर, के वो तैयार हैं या तैयार रहते हैं। ये जो है ना प्रिपेयर, चाहे आप प्रिपेयर फॉर कर दो, चाहे विल प्रिपेयर फॉर कर दो, चाहे प्रिपेयर्ड फॉर कर दो, इसका मतलब क्या हुआ? तैयार रहना। और प्रिपेयर का मतलब तैयार करना। ये हो गया रहना और वो तैयार करना, दोनों में फर्क है। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करो इसके अंदर, तैयार रहने का ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है? सब्जेक्ट खुद आ रहा है ना। ठीक है, मैं कह दूं यू शुड प्रिपेयर योर सेल्व्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो वो तैयार रहना कि आप तैयार रहिए। मैं जिसको भी कहें अपने कि तैयार रहिए, तो उस व्यक्ति को ही कह रहे हैं ना। और तैयार रहेगा कौन? वो व्यक्ति खुद ही रहेगा, वो सब्जेक्ट खुद रहेगा ना। जैसे मैं यू लगा दूं, ही लगा दूं, दे, शी, कुछ भी लगा दें अपने, तो उसी को ही कह रहे हैं कि तैयार रहिए, है ना। तो इसके लिए क्या आ गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट कौन आया? वो सब्जेक्ट खुद आ गया ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। ऑफेंसिव का मतलब यहां पर क्या हुआ? विपरीत परिस्थिति। ये यहां पर नाउन है और इसका एक स्पेशल मीनिंग यही रहेगा, विपरीत परिस्थिति। जैसे वो जो 52 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है अपने सोल्जर्स की, वो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है कि उससे उससे बुरी परिस्थिति आ ही नहीं सकती। तो ट्रेनिंग अपने आप में इतनी खतरनाक होती है। कई लोग तो ऐसे मैं जानता हूं उनको बीच में ही छोड़ा है, इतनी बुरी परिस्थितियां देते हैं वो। लेकिन 6 महीने लगाए थे मैंने, आप ये भी याद रखो, 6 महीने बाद छोड़ के आया था। और हालांकि मेरा टारगेट ये था कि वो ट्रेनिंग, वो जब मैं गया था उधर ट्रेन में बैठे थे मैं और ढाका बातें कर रहे, ढाका आप चलाऊंगा, ब्लैक कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो बनाऊंगा, एनएसजी। तो ढाका कहता नहीं 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 यार, मैं तो एसपीजी में जाऊंगा, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, जो उनके अपने मंत्रियों के इर्द गिर्द होते हैं। वो एक सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था जब वो पंजाब में मोदी जी को रोक लिया था, आगे नहीं जा पाए थे, तो एक जना वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तगड़ा सा था एक,
तो उनमें से ये है ना, अपने पैरामिलिट्री से ही निकलते हैं एसपीजी के जो कमांडोज होते हैं, इनकी ट्रेनिंग वहाँ होती है हजारीबाग में, बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं भी अगली बार उसमें जाऊंगा। द पुलिस सर्च्ड द हाउस ऑफ द सस्पेक्ट। अब ये तो ढूंढना हो गया, सर्च। वी सर्च फॉर द लॉस्ट आर्टिकल, ये तो हो गया फिजिकली ढूंढना, ओनली सर्च जो होता है। और सर्च फॉर का मतलब क्या हुआ, ये कैसे ढूंढना, कि जैसे मान लो कि उसकी तलाश है हमें। वी सर्च फॉर द लॉस्ट आर्टिकल, इसका मतलब कि हम उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, ये पूछताछ है। और ये सर्च जो है ना, ये वैसे ढूंढना कि भाई घर में घुस गए और घर में पूछताछ का मतलब वैसे वो वाला नहीं कि ये आर्टिकल कहीं देखा था क्या, कि हाँ जी आपके हाथ में देखा था। पूछताछ का मतलब वैसे रहेगा कि भाई जैसे गूगल पे उस आर्टिकल के बारे में कुछ जानकारी ले लेना, या फिर मान लो कि किसी व्यक्ति से पूछ लेना कि भाई वो एरिया 61 के बारे में पता है क्या अमेरिका में, ऐसे मान लो कोई आपस में ऐसे वो सर्च कर रहे हैं। 61 है कि 62 है, 62 है शायद, वो जहाँ पर कह रहे हैं कि एलियन शिप वगैरह उतरी थी एक बार अमेरिका, उसके बाद ताकतवर हो गया था, और ये वो फालतू की बात है। वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, पता नहीं कौन सा एरिया है वो। अपने जैसे श्यामनगर है ना, वैसे श्यामनगर नहीं सुना आपने क्या? इंदिरा चौक देखा, भरतनगर देखा है क्या? वैसे है वो, ठीक है। कि मान लो एक आदमी वहाँ बाइक पर गया दोस्त से मिलने, पैदल आया, वैसे अपना श्यामनगर। तो खैर वी सर्च फॉर का मतलब क्या हुआ, पूछताछ का मतलब कि वैसे छानबीन वैसे करना, छानबीन का मतलब कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। और ये वाला है ना, सर्च का मतलब, सर्च द हाउस का मतलब कि वो जैसे कुर्सी वगैरह इधर उधर कर दी और वो बेड पलट दिया और अलमारियों से कपड़े खिड़ा दिए, वो सर्च करना, ठीक है। कि जैसे वो तकिए के नीचे देखा कहाँ है महेश, ऐसे कर करके ढूंढ रहे हो उसके अंदर, डस्टबिन में देख लिया कि नहीं है महेश उधर अभी भी, तो वो सर्च हो गया, वो ढूंढना हो गया, ठीक है। और सर्च फॉर का मतलब हो गया, मतलब जानकारी इकट्ठी करना, पूछताछ का मतलब जानकारी इकट्ठी करना, सर्च फॉर। तो ऐसी और भी कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। जैसे आप में से कुछ लोगों ने तो नहीं लिए वो पेज, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आप में से सब लोग ले गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पेजेस, तो भाई जाते हुए ले जाना। एक हफ्ता हो गया, अब तो पुराने हो रहे हो, पेज पीले पड़ रहे हैं अब सफ़ेद से, बहुत टाइम हो गया उसको। आज ले जाना आप लोग वो, और उसमें विद आंसर मैंने वो पेजेस दिए हैं, ठीक है। अब कुछ अपने देखते हैं, ये फिक्स जो, फिक्स तो नहीं कहूँगा, खैर प्रीपोजिशन कैसे चेंज करती है मीनिंग को। जैसे एक ये मेट विद आपको बताया, एक और वर्ड देखना इसके अंदर आप, देखो भाई, आपने एक शब्द सुना होगा लैक, सुना है ये? अच्छा, फिर आपने एक लैक ऑफ भी सुना होगा। दोनों में से कौन सा सही है? फिर फर्क क्या है? ये मत कहना एक में ऑफ आया, ठीक है जी। दोनों का मतलब कमी या पीछे ही है, लेकिन फर्क क्या है देखो, ये जब एडजेक्टिव होगा ना तब इसके साथ में ऑफ आएगा, ये जब वर्ब होगा तो इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जैसे डिमांड वाला करवाया था आप लोगों को क्या, एक ही डिमांडेड अ न्यू टॉपिक, या द क्लास डिमांडेड अ न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो एक जैसे कहते दे हैव अ डिमांड फॉर, अगर डिमांड नाउन है तो फिर वो उसके साथ में फॉर वगैरह आएगा, अगर डिमांड वर्ब है तो उसके साथ में कुछ नहीं आएगा। वैसे ये वाला है, देखो भी, he is lacking confidence, और he is lacking in confidence, he has lacked confidence, और he has lacked in confidence।
तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा, मैं ये इतना बता सकता हूँ कि सारे सही नहीं है, कुछ सही है कुछ गलत है। कौन से सही है कौन से गलत है 90% आंसर मैं दे चुका हूँ। है बता दिया क्या आंसर? लो भाई, फर्स्ट वाला सही है क्या? सेकंड वाला? थर्ड वाला? थर्ड वाला गलत है। और लास्ट वाला? लास्ट वाला गलत है, बाकी सारे सही है। अब देखो कैसे समझना जरूरी है इसको। मैंने आपको बताया कि लैक जब मेन वर्ब बनता है, लैक जब मेन वर्ब बनेगा प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐसी वर्ब बन गया ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बन गया ये। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया तो फिर ये अपने ऑब्जेक्ट का यूज करेगा या किसी को उधार दे देगा अपना खुद का ऑब्जेक्ट? नहीं देगा भाई, ये अपना ऑब्जेक्ट इसको क्यों दे देगा? नहीं देगा ये, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका होगा, प्रीपोजिशन का नहीं होगा। अगर बीच में प्रीपोजिशन आ गई तो फिर तो प्रीपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट वो, फिर इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया? है ना, ये बात समझ आई? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, एक ही केस में होता है जब वो फ्रेजल वर्ब बनता है। और सारी ट्रांजिटिव वर्ब से फ्रेजल वर्ब नहीं बनती है, क्योंकि उसमें मीनिंग नया चाहिए फिर अपने को। ये फ्रेजल वर्ब में समझेंगे अपने चीजें। ये बात आई समझ? देखो, आपने ये पढ़ा है कि एक तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में मैं प्रीपोजिशन लगा दूं और फिर आ जाए एक ऑब्जेक्ट, तो क्या ये सही हो सकता है? ये सिर्फ एक ही केस में सही होगा, कब? जब ये फ्रेजल वर्ब हो। अरे ये क्यों आ गया? जब ये फ्रेजल वर्ब हो। जैसे आपको याद है एंटर इनटू द डिबेट वाला एग्जांपल करवाया था, उसके अंदर डिबेट किसका ऑब्जेक्ट है, एंटर का या इनटू का? एंटर इनटू मतलब फ्रेजल वर्ब का, इसका मतलब टू इन्वॉल्व। एंटर इनटू का मीनिंग क्या निकला इनडायरेक्टली आपके पास में? इन्वॉल्व। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो एक नया मीनिंग निकलता है, और वो नया मीनिंग भी कैसा निकलता है? वो एक ट्रांजिटिव वर्ब निकलती है। जैसे आपको याद है गिव अप का मीनिंग क्या है? छोड़ना, क्विट करना। तो वो क्विट का ऑब्जेक्ट हुआ ना एक तरीके से, क्विट भी तो वर्ब है। तो ये चीज है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब असल में और कुछ नहीं है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब का एक सिनोनिम है। जैसे आप में से किसी ने शायद कोई वीडियो देखी होगी ऐसे यूट्यूब पे, उसके अंदर एक व्यक्ति जो वर्ब्स करवा रहा है उसमें वोकैब के अंदर, तो साथ में फ्रेजल वर्ब भी लिख रहा है कि इस वर्ब का एक सिनोनिम ये फ्रेजल वर्ब भी हो सकती है। और वर्ब के ही सिनोनिम में फ्रेजल वर्ब क्यों लिखी? क्योंकि वो वर्ब के जैसा ही काम करती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो इडियम्स होती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या एडवर्ब होना या एडजेक्टिव होना। जैसे इडियम एडजेक्टिव हो सकती है, वाइटर देन वाइट, ये एक इडियम है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट पर्सन को क्या कहेंगे अपने? वाइटर देन वाइट। जैसे ही मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ आप सब लोग मेरी तरफ देखने लगते हो, है ना? तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता है वाइटर देन वाइट जो है। नाउन भी बन सकता है कोई इडियम, वर्ब भी बन सकता है। जो इडियम आप ऐसे पढ़ते हो तो उसमें कई बार आपने देखा टू से शुरू होती है, वो वर्ब्स होती हैं असल में। जैसे अपने बोलते हैं ना टू ब्राइब समवन, टू ब्राइब समवन का मतलब क्या हुआ? रिश्वत देना। रिश्वत देना तो एक वर्ब है। तो वो इडियम्स होती हैं जो अलग अलग रूप में आपके सामने प्रकट होंगी। फ्रेजल वर्ब एक ही काम करती है बेचारी, सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती है, क्योंकि वर्ब का ही सिनोनिम होता है। उस दिन आप कह रहे थे प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है, ये असली प्रीपोजिशन है जिसमें जनसंख्या प्रतिदिन आधी होती जा रही है। सबसे गंदा टॉपिक माना जाता है सबसे, जबकि मुझे सबसे बढ़िया वर्ब लगता है। ठीक है, तो खैर
लास्ट वाला तो गलत हो ही गया, ही हैज लैक्ड इन कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि लैक्ड क्या है? वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब हुई है, यही करते हैं आप लोग, तो इसके साथ में ये नहीं आएगा, तो ये वाला सही है, ही हैज लैक्ड कॉन्फिडेंस। जच नहीं रहा ना ये वाला, जचाना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये दोनों सही क्यों कर दिए, ये क्या बात हुई? इसमें तो क्या बन गया, ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस, ये मेन वर्ब हो गया कि भाई उसको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है उसका। ये इसका ट्रांसलेशन ये है कि जैसे मान लो कोई स्कूल गए अपने सभी, तो स्कूल में ऐसा होता था ना कि वो स्पीच वगैरह देने जब भी दोस्त चढ़ जाता था तो पहली लाइन तो पूरे जोश में बोलता था, फिर जब कोई ऐसे नहीं बोलता था, ताली वाली नहीं बजाता था, तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगता था, और आखिरी लाइनें जो होती थी वो 5-6 लाइन स्किप करके धन्यवाद पे आ जाता था। मैं ऐसे ही करता होता था। तो ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस, क्या उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो जो भी मान कह लो, ये गुप्ताल भारती स्कूल की बात है जी, 2 अक्टूबर की। कंचन मैडम ने मेरे को बोल दिया, एक बार सबको बोला था हमको कि सभी ने कोई ना कोई बात पे स्पीच देनी है, तो मेरे को ये बोला कि आप स्पीच दोगे उन पे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी पे, क्योंकि दोनों का बर्थडे है, गांधी जी का भी तो होता है, तो मेरे को ये बोल दिया कि आप लाल बहादुर शास्त्री पे स्पीच दोगे। अब मैं वहाँ पर जब स्पीच देने गया तो मैंने पहला शब्द बोल दिया कि इनकी माता का नाम ये कस्तूर, पिता का नाम वो था, क्या नाम, करमचंद गांधी था। तो और फिर मैडम ऐसे घूर रहे मेरे को, मैंने कहा इनकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा था, बा का मतलब गुजराती में माता होता है, लेकिन गांधी जी उसको बा नहीं बोलते थे। मैं ये बकवास कर रहा था उधर, सच में 7वीं क्लास में था तब मैं, तब तक माइंड परिपक्व हो चुका था कि सिचुएशन को कैसे संभालना है। फिर मैडम कहते नहीं तुम्हें मैंने ये बोला था क्या? मैडम कहते मैंने तो बोला था कि उन पे स्पीच देनी है लाल बहादुर शास्त्री पे। फिर मैंने जेब से पर्ची निकाली और उसमें देख के मैं बोलने लग गया। फिर इतनी देर में वो दोस्तों ने पीछे सीटियां बजा दी और वो माहौल सा बना दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ कम हो गया, और जो स्पीच मैंने 5 मिनट तक देनी थी वो 15 मिनट तक बोलता रहा। फिर मैडम ने धक्के दे के उतारा वहाँ से। मैंने वो डांस भी किया था स्कूल में, सही में, वो भी कंचन मैडम ने जबरदस्ती नाम रखा था। उस दिन के बाद मैं सीधा मेरे ब्याह में ही नाचा। मैंने कहा भैया अब नहीं डांस करना। ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस का मतलब कि अब कम हो रहा है कॉन्फिडेंस, लेकिन ये वाला जो है ना, ही इज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ये लैकिंग क्या है यहाँ पर, बता सकते हो? कोई बता सकता है लैकिंग क्या है यहाँ पर? नहीं, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है यहाँ पर। अगर ये फ्रेजल वर्ब होता ना तो खुद मेन वर्ब बन जाता है। ये यहाँ पर असल में अभी किसी ने बोला एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। आपको याद है मैंने कहा था कि लैकिंग या लैक अगर एडजेक्टिव बनेगा तो उसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज होगा, अगर ये मेन वर्ब बनेगा तो इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब आप एक चीज देखो, बी यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। कोई भी लिंकिंग वर्ब जब मेन वर्ब होती है तो उसके बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब, या फिर मैं ये कहूँ कि उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। अब ही इज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, ये उसका स्वभाव बता रहा है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जिसमें कॉन्फिडेंस कम है। इसका ट्रांसलेशन यही है। लैकिंग का मतलब आप ये मत करो ना, लैकिंग आईएनजी अगर रहा है, वो रहा है वाला ये रहा। अब जैसे मैं कह दूं कि जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी बातें तो क्या, उसके साथ जो जो होता रहता है वो सुनने में मजा आता है कि वो और क्या क्या कांड हो गए उसके साथ। तो ही इज इंटरेस्टिंग होगा। ही इज इंटरेस्टिंग की हिंदी क्या हुई? कि वो इंटरेस्टिंग है। ही इज इंटरेस्टिंग है, सही है। ही इज इंटरेस्टिंग सही है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो मजेदार है। ही इज इंटरेस्टिंग का मतलब यहाँ पर आईएनजी का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो वैसे ही ये जो लैकिंग है ना, इसका मतलब ये रहा रहे वाला नहीं है, ये एडजेक्टिव है इसका। ही इज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, ये ठीक है सेंटेंस। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही से बताना। कल मैं आके देखूंगा इधर वाले होंगे ही नहीं, फिर सिर्फ इधर वाले होंगे। परसों आके देखूंगा इधर में से भी आधे नहीं होंगे, फिर उसके बाद में आके देखूंगा ग्राहक आए नहीं, आज मैं वहीं से ही चला जाऊंगा। नीचे जाऊंगा, सर कहेंगे भाई कल से मत आना। कोई टॉपिक ऐसा है भाई और राइटिंग गंदी है, बाकी मैं तो बढ़िया ही करवा रहा हूँ। तो ये नोट कर लिया होगा वैसे तो। अच्छा, और देखो कल मैंने आपको है ना एक शब्द करवाया था, वो मैरिड विद वाला, याद होगा? ये है ना, इसका एक और मीनिंग होता है जो आजकल की इंग्लिश में यूज हो रहा है ना, मैरिड विद वाला। वो आजकल क्या है कि महिलाओं के लिए भी टू का यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, ही इज मैरिड टू हर, ये भी ठीक है। और अगर आप ये लिखोगे ना
शी इज मैरिड टू हिम, ये भी ठीक है। या फिर आप ये लिख देते हो कि शी इज मैरिड विद हिम। अब इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया आजकल की, जो मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश की अगर अपने बात करें, अब पता है क्या है, अब मैरिड विद जब अपने लिखते हैं ना तो उसका मतलब वो साथ जो है ना वो वाला शब्द निकलता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप सेंटेंस से समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। शी इज मैरिड विद 10 चिल्ड्रन। अब इसका मतलब क्या है कि उसकी शादी 10 बच्चों से हुई है? नहीं, कि उसकी शादी भी हो गई है, वो मैरिड है विद 10 चिल्ड्रन, मतलब उसके एक पूरी टीम है क्रिकेट की। ठीक है, 11 कर दो ज़्यादा सही है, 12 कर दोगे तो एक पानी पकड़ाने वाला भी आ जाएगा। तो शी इज मैरिड, इसका मतलब कि वो मैरिड तो है, विद 10 चिल्ड्रन का मतलब उसके 10 एक टाबर भी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैरिड विद वाला जो ये कंसेप्ट भी होता है कि अगर आप मैरिड के साथ में विद लगा दोगे तो फिर आपको उनकी जनसंख्या बतानी पड़ेगी। ठीक है, फिर वो संध्या समय में अपनी पड़ोसन को मिलती है और कहती है क्या बताऊं सखी, जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला, 10 टाबर तेरे। ठीक है, तो शी इज मैरिड विद का एक मीनिंग ये भी होता है, ये याद रखना है आपको। और स्पेशली ये ऐसा होता है कि भाई मैरिड जो है वो फिर टू आता है। अच्छा, यहां पर ये क्या है, मैरिड जो वो क्या मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? एडजेक्टिव है, ये कल ही बताया था। लेकिन इसमें मैरिड क्या है? और इसमें भी एडजेक्टिव है। तो जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसके साथ में आपको प्रीपोजिशन यूज करनी है। अगर ये मेन वर्ब हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ये कल लिखा था हमने, ही मैरिड विद, ऐसे करके लिखा था ना, ही मैरिड विद हर चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसे लिखा था ना? नहीं लिखा था, विद नहीं आएगा, ही मैरिड आएगा अकेला, विद नहीं आएगा उसमें। नहीं याद ये वाला, शी मैरिड विद था, शी मैरिड हर चाइल्डहुड फ्रेंड था, मैरिड विद नहीं आएगा उसके अंदर। वो शायद मैंने सही भी करवाया होगा। हाँ, शी इज मैरिड टू आएगा, अगर इज आया तो तब मैरिड एडजेक्टिव हो गया। अगर आपने मैरिड को डायरेक्ट मेन वर्ब बनाया तो उसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अगर ये कल नहीं लिखा था हमने तो अब लिख लेते हैं। शी मैरिड अ डॉक्टर। ठीक है, ये मत लिख देना शी मैरिड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से ब्याह कर लिया। तो ये मैरिड के बाद ये मेन वर्ब है ना, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, वो एक गुजरात की थी ना 2-1 साल पहले, एक महिला, उसने अपने आप से ही शादी कर ली थी, नार्सिसिस्ट। कैसे कैसे अपवाद हो रहे हैं, इनको चिंता नहीं होती है। वही बात है कि घर वाले पीटते नहीं गए इनको, और फिर सोशल मीडिया पे भी आ रही है। इधर तो मतलब अपने एरिया का तो ये शानदार माहौल है वास्तव में, और मैं कहता हूँ ऐसा 1500 साल और रहना चाहिए, आगे भी रहना चाहिए। कि आज भी ऐसा होता है कि अपने जो अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ या कह राजस्थान वाले जो अपने हरियाणा वाले जो है, अपने संस्कार हैं इतने अच्छे कि आज भी आदमी लोग मम्मी पापा के सामने साथ में बैठते नहीं है। ये होता है, अपने है भाई, अभी भी है ऐसे कि वो जैसे मान लो बैठ भी गया ना 2 मिनट के, तू घणों ब्याह करे होगी तो था भाई मारूंगा भाजड़ू, वो पापा भगा देते हैं वहां से, नहीं तो हाँ खुद को ही शर्म आने लग जाती है। और ये सच्चाई है वास्तव में। मैंने आज तक है ना, जैसे मम्मी पापा और के सामने मेरे टाबर को भी ऐसे गोदी में लेके उछालो, ऐसे कुछ नहीं किया कि हाँ ठीक है, हाँ मन में तो ऐसे हो रहा होता है कि वो रे मेरा टाबर, यो ऐसे कर रहे होते हैं हम लोग, लेकिन नहीं कर सकते घर वालों के सामने। ऐसे एक वो रखना पड़ता है ऐसे कि वो है ना, वो सिग्मा मेल वाली छवि बना के रखनी पड़ती है, चाहे मन में ऐसे हो रहा हो कि उसके अब खुद के टाबर के लगी हो रहा, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, वही री ऐसे कर रहे हैं तेरे लागी के, मन में तो ये बातें आ रही होती है, लेकिन नहीं कर सकते भाई। पता नहीं कैसे कैसे ये आ रहे हैं कि इन वर्ब के एडजेक्टिव के इनके ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए लोगों ने। खैर, ये समझ आया, ये पता लग गया। अच्छा, और भी इसके अंदर है, कई सारे फ्लेवर हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए अवेट, अवेट 4 होगा कि अवेट 2 होगा? 4 या 2 दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि अवेट के साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, क्योंकि इसका खुद का मीनिंग क्या होता है, वेट फॉर। इसके अंदर एक ऑलरेडी एडवर्ब है ना। अच्छा, एक और डिफरेंस है वेट फॉर और अवेट के अंदर।
अवेट के साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। नहीं 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 लिखते, गलत लिखते हैं। वो एक ही जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा जब एरर निकालनी होगी। देखो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है इन दोनों में। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, पीपल आर अवेटिंग देयर न्यू एमएलए। और अगर मैं ऐसे लिखूं, माई ब्रदर इज, ये तो वोटिंग हो गया, वेटिंग फॉर हिज न्यू इन लॉज। दोनों में से किस में फॉर्मेलिटी है? या मैं कह दूं कि एक जैसे फॉर्मेलिटी का मतलब कि कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग से जब हटते हैं अपने तो उसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, फर्स्ट वाले में, है ना। तो जब वेट अवेट जो होता है वो भावहीन होता है। एमएलए साहब का अवेट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे कि भाई अब रहा नहीं जाता, एमएलए साहब आप कब आओगे, ये तो नहीं है। एमएलए कह गए हैं तू है कौन, मुझे याद करो, मैं ही था वो जिस जब मैं लाइन में लगा हुआ था वोट देने, आपने मेरे से हाथ मिलाया था। तो अवेटिंग जो है ना वो फॉर्मेलिटी के लिए यूज होता है। वी आर अवेटिंग आवर न्यू मैनेजर, कि नए मैनेजर का वेट कर रहे हैं भाई। लेकिन ये जो वेटिंग फॉर होता है ना, ये भाव वाला होता है, मतलब ये इनफॉर्मल है। ये इनफॉर्मल का मतलब कि जैसे मेरा ब्रदर है, उसकी अभी दिसंबर में शादी हुई, तो जैसे ही उसको अभी भी बताते हैं ना कि तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, कितने बजे आएंगे, शाम को 5 बजे, वो सुबह 5 बजे बस अड्डे खड़ा हो जाता है कि भाई उनका वो इंतजार कर रहा है कि सास सर ले आएंगे, अभी अभी चाव है थोड़ा सा उसको। तो माई ब्रदर इज वेटिंग, मैं बोल सकता हूँ बात, वो मेरी वीडियोज नहीं देखता। माई ब्रदर इज वेटिंग फॉर, अब ये वेटिंग फॉर है, इसके अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। फॉर्मेलिटी का मतलब इसके अंदर भाव है ना। भाव तो रहेंगे इन लॉज के लिए कि या तो भाई बड़े चाव से वेट कर रहा है या फिर अब की बार आने देना बताऊं, वो वाला है भाई, कोई ना कोई भाव तो हो गई। ठीक है, तो वेटिंग फॉर और अवेट में फर्क है, ये याद रखना। अच्छा एक दो और देख लेते हैं। ही रीच्ड एट स्टेशन अर्ली, या फिर चलो इस बार शी कर देते हैं, फिर आप कहोगे एक ही एक चीज लिख रहा हूं। शी अराइव्ड स्टेशन अर्ली। इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा जच रहा है? तो इसीलिए जचने के हिसाब से नहीं लगाना, ये दोनों ही गलत है। अराइव के साथ एट आएगा, रीच के साथ कुछ नहीं आएगा। अराइव एट का ही सेंस देता है आपको रीच, ठीक है। अराइव एट कह दो और रीच कह दो, एक ही बात है। लेकिन इन दोनों में से किसके बाद में ऑब्जेक्ट आया? दोनों के बाद ही नहीं आया, इन दोनों के बाद में आपको एडवर्ब लिखना होता है। ये भी तो वेयर का जवाब है, कहां पहुंच गया? स्टेशन। अराइव एट, या फिर आप ऐसे कह दो कि अराइव फिर एट स्टेशन, ये भी इसका एडवर्ब है। दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, दोनों के बाद में एडवर्ब्स का यूज हो रहा है। रीच के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना, अराइव को बिना प्रीपोजिशन के नहीं छोड़ना, क्योंकि अराइव एट का मीनिंग रीच ही मान के चलो आप कि वो रीच ही है, ठीक है। जैसे एक लास्ट वर्ब और देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ब्स अच्छी हैं, मैं हालांकि कल आपको पूरा करवाऊंगा कौन सी वर्ब किस तरह की है। जैसे अपने लिख दें a nail penetrated into या in the wall with one hit। पेनेट्रेट होता है ना कि अंदर घुसना, जैसे वो कील है किसी ने दीवार में घुसा दी एक ही हिट के अंदर। तो मोशन किस में होता है? मोशन इन में या इनटू में?
और अगर कील ने दीवार के अंदर जाना है तो फिर मोशन की जरूरत पड़ेगी, तो इन आएगा इनटू आएगा, दोनों ही नहीं आते इसके साथ। पेनिट्रेट के साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है कि अंदर जाना, वो कील अंदर जा रही है, तो ना इन आएगा ना इनटू आएगा, दोनों ही नहीं लगाना। तो कल कुछ ऐसी वर्ब्स देखेंगे अपने जिनके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज पाप है, ठीक है। और कल ही अपने फ्रेजल वर्ब्स की बात शुरू कर लेंगे और परसों तक ये खत्म हो जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।